ये पार्ट पिछले पार्ट के जस्ट आगे से शुरू होगा, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप पहले उसे देख लीजिएगा। पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि नानक्यू जो कि लॉन्ग सेक्ट से बिलोंग करती है, उसकी और यूहाओ की फाइट चल रही थी। तब वो यूहाओ पर बहुत ही खतरनाक हमला कर देती है, जिसकी वजह से पूरा बैटल एरेना लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ अभी भी पूरी तरह से ठीक था। वो यहाँ आगे आते हुए कहता है कि तुम्हारे इस तरह के मामूली अटैक्स को रोकना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के हमलों को तो मैं इसी तरह बैठे बैठे दिन भर रोक सकता हूँ। अभी उसकी एंट्री से सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि व्हील चेयर पर बैठे हुए भी यूहाओ ने किस तरह से खुद को बचाया होगा। हालांकि वह नानक्यू कह रही थी कि मानना पड़ेगा, तुम सच में ताकतवर हो, लेकिन अभी तक मैं हारी नहीं हूँ और मैंने अपना सबसे पावरफुल हमला अभी तक किया ही नहीं है। अब इतना कहते हुए वो अपने ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट की एनिहिलेशन पाम अटैक का इस्तेमाल करना शुरू करती है, जिसके बाद हवा में एक पोर्टल ओपन होता है और उस ड्रैगन का पाम अटैक सीधा यूहाओ की तरफ आने लगता है। यूहाओ कहता है कि ये अटैक भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इतना कहते हुए उसने आइस गॉडेस को एम्पायरर्स पाम अटैक परफॉर्म करने को कह दिया था। आइस गॉडेस तुरंत ही वहां उस आइस पाम को ऊपर की तरफ लाती है और सीधा ऊपर भेजते हुए उस ड्रैगन के पाम अटैक को पकड़ लेती है, जिसके बाद वहां फिर से एक बहुत तेज धमाका होता है, जिसके बाद वो दोनों ही अटैक गायब हो चुके थे। इसका मतलब यूहाओ ने इस हमले को भी बहुत आसानी से रोक लिया। अभी सभी लोग इस फाइट से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। साथ ही नानक्यू थोड़ी पीछे आते हुए हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हमला पूरी तरह से रुक चुका है। वो अभी सबसे ज्यादा हैरान इस वजह से थी क्योंकि उसने जो अटैक किया वो पूरी तरह से एनिहिलेशन एनर्जी से बना हुआ था, जिससे यूहाओ की आइस एनर्जी रोक ही नहीं सकती। वो हैरानी से कहती है कि आखिर तुमने इस हमले को कैसे रोका? एनिहिलेशन एनर्जी को रोका नहीं जा सकता। जिस पर यूहाओ कहता है कि तुमने सही कहा, शायद मैं कभी अपने अटैक से उसे ना रोक पाता, लेकिन असल में एनिहिलेशन एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए भी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती है, और मेरे अटैक में जितनी स्पिरिचुअल पावर थी, तुम्हारी एनिहिलेशन एनर्जी में उतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। इसी वजह से तुम मेरे हमले को नहीं रोक पाई। यूहाओ के कहने का सिंपल मतलब यही था कि यूहाओ का अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इतना पावरफुल कि नानक्यू की पूरी पावर और पूरी एनिहिलेशन एनर्जी भी उसे रोक नहीं पाई। वैसे ये बात इतनी हैरान कर देने वाली थी, उससे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली थी, क्योंकि यह नानक्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहती है कि मान लिया कि मेरी पावर इतनी नहीं थी कि वो तुम्हारे अटैक के सामने टिक पाए, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तुम फिर से मेरे एनिहिलेशन पाम अटैक को कैसे रोकते हो। इतना कहकर उसने तुरंत ही अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर बुलाते हुए सेम वैसे ही एनिहिलेशन पाम अटैक टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर दी थी। ऊपर पोर्टल क्रिएट होता है और वहां से पाम अटैक निकलना शुरू होता है। यूहाओ ने आइस गॉडेस को वापस भेज दिया था, क्योंकि अब वो ये लड़ाई खत्म करने वाला है। वो यहाँ पहली बार, ये अभी जो 4 राउंड हुए उन सभी में पहली बार यहाँ अपने एक हाथ जो कि फ्रीज नहीं है उसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो उसे उठाता है, जिसके बाद वहाँ आसमान में 3 फ्लैश लग चुके थे। ऐसा लग रहा था यूहाओ ने उस एनिहिलेशन टेक्निक को बीच में ही रोक दिया, लेकिन ये सब पूरी तरह से इल्यूजन पावर थी जो कि यूहाओ इस वक्त नानक्यू पर यूज कर रहा था। नानक्यू के सामने वो इमेज आती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। साथ ही उसका पाम अटैक पहले ही रुक चुका था, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। बाकी सभी लोग भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी यूहाओ अपने व्हील चेयर को आगे लाते हुए अपने वेपन को सीधा नानक्यू की तरफ करते हुए कहता है कि क्या तुम हार मानती हो? जिस पर नानक्यू कहती है कि मैं
हार मानती हूँ। साथ ही यहाँ वो उसके जो बाकी टीममेट्स बचे हुए थे उनकी तरफ से भी हार मान लेती है। मतलब युहाओ ने सिर्फ 4 राउंड खेलकर 7 लोगों को हरा दिया है। अभी ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ 4 लोगों से फाइट की थी, इसलिए उससे पॉइंट्स 4 ही दिए जाएंगे। अब जब सबने हार मान ली है इसलिए उससे टोटल पॉइंट्स 7 मिलेंगे। मतलब यहाँ तांग सेक्टर ने टोटल 5 टीम पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, जिस वजह से ऑडियंस के बीच तांग सेक्ट का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और इस तरह की फाइट तो उन्हें पिछले दिन सन एंड मून एकेडमी की लड़ाई के दौरान भी देखने को नहीं मिली थी। वैसे यहाँ अपने टैलेंट से युहाओ ने तियानरन का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया था। तियानरन जो कि पहले ही अभी युहाओ की प्रेजेंस से हैरान है, क्योंकि युहाओ व्हीलचेयर पर बैठा हुआ एक ऐसा लड़का है जिसकी आधे से ज़्यादा बॉडी काम नहीं करती, लेकिन फिर भी वो अपने अटैक से पहले ही उससे हैरान कर चुका था। और अब यहाँ लॉन्ग सेक्ट की लीडर को इतने खतरनाक तरीके से हराने के बाद तियानरन का पूरा ध्यान युहाओ पर है। वो तुरंत ही ऑरेंज से कहता है कि क्या तुम्हें युहाओ की इस मार्शल सोल या इसकी टेक्निक के बारे में पता है, जिस पर ऑरेंज तुरंत अपने घुटनों पर आते हुए कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। हालांकि तियानरन के पास सारी जानकारी थी। वो उससे कहता है कि लेकिन तुम तो युहाओ के साथ पहले काम कर चुकी हो, तुम्हें ये चीज़ कैसे नहीं पता। जिस पर ऑरेंज कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम बहुत कम टाइम तक साथ थे और तब मुझे और भी काम देखने होते थे, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं समझ पाई। मुझे बस इतना पता है कि युहाओ के पास 2 तरह की ट्विन मार्शल सोल स्पिरिट है। अब तभी डीन होंगचन खड़े होकर कहने लगते हैं कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो बताते हैं कि जो मिंगडे हॉल से उनकी खास चीज़ चोरी हुई थी, ये वही स्पिरिट बीस्ट है। यहाँ पर वो आइस गॉडेस की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि युहाओ ने पिछली बार भी एलाइट कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तब उसकी पोजीशन 3rd रिंग सोल मास्टर की थी, लेकिन उसने अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से बाद में सन एंड मून एकेडमी ने उसे एक्सचेंज स्टूडेंट्स के तौर पर एक्सेप्ट किया था। वहाँ भी सब इसकी काबिलियत से बहुत ज़्यादा हैरान थे। हमने अपनी तरफ से कोशिश भी की, लेकिन ये अंत में ड्रैगन एम्पायर से भी बचकर निकल गया। यहाँ पर ड्रैगन एम्पायर मतलब लॉन्ग शाओ की बात हो रही है। अभी लॉन्ग शाओ का नाम सुनकर वो हैरान थे। साथ ही वो डॉक्टर मतलब जिसे तियानरन डॉक्टर कह रहा था, वो यहाँ पर कहता है कि अच्छा, तो यही वो लड़का है जो कि सीनियर लॉन्ग से बचकर निकला था। वैसे डीन होंगचन कहते हैं कि अगर ये लड़का सरवाइव करता है तो ये फ्यूचर में चलकर सन एंड मून एम्पायर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अभी इस चीज से तियानरन भी थोड़ा सोच में पड़ गया था। वैसे अब सीन थोड़े जल्दी जल्दी शिफ्ट होते हैं और यहाँ रेफरी अनाउंस करता है कि टोटल सभी मैचेस खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो 167 टीम्स आई थी उनमें से 84 टीम बची है और इसके बाद अब नॉकआउट राउंड का 2nd राउंड स्टार्ट होगा, जिसमें पहली फाइट होने वाली है श्रेक एकेडमी और तियानली सेक्ट के बीच। अभी रेफरी ये चीज़ सभी को बता रहा था कि श्रेक एकेडमी जो कि पिछले कंपटीशन के विनर भी रह चुकी है, वो अपनी नई टीम के साथ यहाँ एंटर कर रही है। दोनों ही तरफ से टीम आना स्टार्ट होती है। हालांकि अभी ऑडियंस यही बात कर रही थी कि तियानली सेक्ट कभी भी श्रेक एकेडमी को नहीं हरा सकता, क्योंकि श्रेक एकेडमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा युहाओ और उसके ग्रुप की वजह से था, क्योंकि पिछली बार ये लोग अपना बहुत ही अच्छा इमेज छोड़ कर गए थे। हालांकि इस बार की भी श्रेक एकेडमी की टीम कमज़ोर नहीं है। हम देखते हैं कि टीचर जुओ यहाँ उस पूरी टीम के साथ थी और अब वो सभी नीचे आते हैं। अभी दोनों ही टीम आमने सामने थी। ये 2nd राउंड है, इसलिए इधर रूल्स थोड़े से बदल दिए गए हैं। रूल्स वैसे तो बाकी सारे सेम सी हैं, लेकिन रेफरी सभी को बताता है कि इसमें टीम्स डिसाइड कर सकती है कि उन्हें पर्सनली 1 वर्सेस 1 करना है या फिर पूरी टीम एक साथ लड़ना चाहती है। यहाँ जो तियानली सेक्ट वाले थे वो ये जानते हैं कि शायद वो श्रेक एकेडमी को 1 वर्सेस 1 की फाइट में नहीं हरा सकते, इसलिए वो रेफरी से आकर कहते हैं
कि वो टीम वर्सेस टीम रखना चाहते हैं, जो चीज़ रेफरी ने यहाँ श्रेक एकेडमी को बता दी थी। हालांकि इस चीज़ में श्रेक एकेडमी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें बताया जाता है कि टीचर जुओ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान कर चुकी थी। उन्हें पता था कि तियानली सेक्ट ऐसा कुछ कह सकता है, लेकिन उनके हिसाब से पर्सनली फाइट हो या फिर टीम वाइज फाइट हो, दोनों में एडवांटेज उन्हीं के पास है, इसलिए वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद जैसे ही रेफरी अनाउंस करता है तो दोनों ही तरफ से टीम लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। अभी लड़ते वक्त वैसे भी उनके बीच 1 वर्सेस 1 की सिचुएशन ही बन रही थी, लेकिन शुरुआत में ही शील्ड की मदद से यहाँ श्रेक एकेडमी के हमलों को रोकने के बाद वह तियानली सेक्ट का लीडर सभी से पीछे आने को कहता है। अब जैसे ही वो सभी लोग पीछे आते हैं तो उन सभी के हाथ में जो शील्ड थी उन्होंने उसे रिलीज कर दिया था। वो शील्ड पूरी तरह से एक हो जाती है, जिसके बाद वहाँ एक बड़ी शील्ड आ चुकी थी। ये चीज़ युहाओ और वेंगडोंगर पहले से जानते थे, वो अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे। वेंगडोंगर कहती है कि ये मिलकर हमला करने वाले हैं, जिस पर युहाओ कहता है कि वो ये चीज़ जानता था, क्योंकि इसी वजह से तियानली सेक्ट ने साथ में टीम फाइट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि ये पर्सनली कभी श्रेक एकेडमी को नहीं हरा सकते। अभी वहाँ बैटल एरिना में जब शील्ड कंबाइन हो चुकी थी तो इसके बाद वो सभी मेंबर्स एक लाइन वाइज आकर एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी निडल्स सीधा श्रेक एकेडमी के मेंबर्स की तरफ फेंकाने लगी थी, जिनसे बचना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उन निडल्स की गिनती बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी पूरी टीम बहुत ही समझदारी से उन सभी निडल्स से बचते जा रही थी। यहाँ वैंकवायर जो कि सबसे आगे जाने की कोशिश कर रही है, वो पहले सारी निडल्स को अपने वेपन से रोक रही थी। इसके बाद वो सभी अपने अपने स्पिरिट बीस्ट को भी बाहर बुलाते हैं, जिससे वो पहले इस अटैक को रोक पाए, क्योंकि वैंकवायर को आगे जाने का मौका चाहिए। इन्होंने पहले से पूरी प्लानिंग की हुई है कि वैंकवायर के रिफ्लेक्स सबसे अच्छे हैं, इसलिए वो फ्रंट में जाकर हमला करेगी, तभी वो इस हमले को रोक सकते हैं। वैसे यहाँ वैंकवायर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आगे आती है, तभी एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा उसे लगने वाला था, लेकिन इतने में ही वहाँ श्रेक एकेडमी की टीम से एक दूसरा लड़का अपनी खास पावर का इस्तेमाल करते हुए टाइम को रोक देता है। उसने बस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो किया था, जो कि वो अपनी टीम मेंबर के साथ शेयर कर सकता है, जिसके कारण वैंकवायर उस रुके हुए टाइम में भी ये पता लगा लेती है कि उसे अटैक किस तरह से डॉज करना है। इसलिए जैसे ही टाइम शुरू होता है तो वो तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उस अटैक को डॉज करते हुए सीधा उस शील्ड के सेंटर पॉइंट पर आकर अटैक करती है, जिसके कारण वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसका मतलब उन्होंने तियानली सेक्ट के मेन अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वैंकवायर बाकी सभी से आगे बढ़कर हमला करने को कहती है और कुछ ही अटैक्स में यहाँ तियानली सेक्ट हार जाता है। वैसे इस बीच इस चीज़ की तारीफ ज़रूर करनी होगी कि वैंकवायर की वजह से श्रेक एकेडमी की इस नई टीम का टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। यहाँ वो सभी पूरी तरह से टीम में काम कर रहे थे, साथ ही जीतने के बाद भी अभी वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे। वैसे ये कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक टीम ऐसी ही होती है। लेकिन इस टीम में डेई हुआ बिन जैसा लड़का जो कि किसी की नहीं सुनता, वो भी यहाँ अभी वैंकवायर को ताली दे रहा था, क्योंकि जैसा उन्होंने प्लान किया था पूरी फाइट वैसी ही हुई। हालांकि इस चीज से ऑडियंस अभी श्रेक एकेडमी का नाम ही चिल्ला रही थी, जो देखते हुए वहाँ लॉन्ग सेक्ट की वो लड़कियां भी श्रेक एकेडमी का नाम चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि श्रेक एकेडमी ही जीतेगी। जो चीज़ सुनते हुए युहाओ को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वैसे उसी दौरान उसे एक बहुत ही पावरफुल सी एनर्जी और एक फैमिलियर फीलिंग महसूस होती है। वहाँ ऊपर के साइड दूसरे कॉर्नर में हम तांगिया को देखते हैं, जिसने अभी भी अपने चेहरे पर भले ही कपड़ा पहन रखा हो, लेकिन इतनी बार युहाओ उस सिमिलर फीलिंग को महसूस कर चुका है कि अब ये चीज़ कंफर्म ही है कि शायद वो तांगिया ही है। वैसे अभी सन एंड मून एकेडमी की टीचर भी इस फाइट
फाइट को बहुत ध्यान से देख रहे थे। तभी होंग चेन आगे आते हुए कहती है कि इस बार की श्रेक एकेडमी की टीम भी बहुत पावरफुल है, जिस पर टीचर कहने लगते हैं कि बिल्कुल ये पावरफुल है, लेकिन मैं अभी किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। उनका ध्यान इस वक्त हॉली स्पिरिट चर्च से आई हुई टीम की तरफ था। अगला ही राउंड यहाँ हॉली स्पिरिट चर्च का था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को हॉली स्पिरिट सेक्ट के नाम से रजिस्टर करवाया है। उनकी फाइट अभी तियांडू एकेडमी से होनी थी, जिन्होंने 1 वर्सेस 1 की फाइट चुनी थी, लेकिन हॉली स्पिरिट सेक्ट का पहला ही मेंबर आकर वहां तियांडू एकेडमी के पहले लड़के को इतनी बुरी तरह से हराता है कि सब देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ ही उसके ऑरा से ही पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा इविल है। अभी यही फाइट देखते हुए टीचर यहाँ होंग चेन से कह रहे थे कि मैं बस प्रे करता हूँ कि इनके साथ हमारी फाइट जल्द ही ना हो, और बस उनके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।